तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो एसएससी जीडी का मिनी मॉक टेस्ट आता है आरडब्ल्यूए पे, जो 31 तारीख को मैथ का मिनी मॉक टेस्ट आया था, उसी 20 क्वेश्चन का हम यहाँ पे सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा कैसा रहा। तो हमारा पहला प्रश्न है, चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि 7200 के 33 सही 1/3% के 3 सही 1/4% के 17 सही 1/2% का मान हमें बताना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये 72 है, 7200 गुणे 33 को अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, ये आएगा 1/3। अगर आप चेंज करेंगे तो 1/3 आएगा, गुणे 4 3 12 4 3 12 1 4 3 12 1 13/4 4 3 12 1 13/400। ठीक है, अब इसको हम चेंज करेंगे तो 17 दूना 34 35/200 35/200। ठीक है, 35/200। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 4 से आ गई ये 18, 18 जो 72 होता है, फिर 2 से कट गया 2 9 18। तो अब 9 गुणे 13 गुणे 35 करेंगे हम, तो 9 5 45 के 5 हासिल 4 9 3 27 4 31 27 4 31। ठीक है, गुणे 13/3/100 3 गुणे 100। ठीक है, तो यहाँ इसको हम 3 से काट देंगे, 3 1 3 3 5 15, तो 13 5 65 13 और ये दशमलव लग गया, तो ये आ जाएगा 13.65। ठीक है, 13.65 ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे हो गया। आगे हमारा दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। दो लोग हैं, एक राम है एक रमेश है। कह रहा है कि राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, 3:5 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है, 4:5 हो जाता है 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद। ठीक है, 7 वर्ष बाद। तो रमेश की वर्तमान आयु, तो हम देखेंगे इनके बीच का गैप देखेंगे बराबर है, तो यहाँ पे गैप 1 का है, यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे गैप बराबर नहीं है, यानी यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ 1 का भी गैप है, तो गैप बराबर नहीं है। तो हम सबसे पहले इनके बीच का अंतर बराबर करेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 का गैप है, तो इस 2 का गुणा इन दोनों में कर देंगे, और यहाँ पे देख रहे हैं 1 का गैप है, तो इस 1 का गुणा इन दोनों में कर देंगे। तो हम इस 2 का गुणा इन दोनों में करेंगे, 1 का गुणा उधर करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे नया अनुपात। इस 1 का गुणा करेंगे तो 3:5, ये वर्तमान है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, और इसका गुणा इन दोनों में करेंगे तो 2 चौको 8 2 5 10, 2 चौको 8 2 5 10। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं इनके बीच का गैप कितना है, यहाँ पे गैप है हमारा 5, यहाँ पे भी गैप 5 है, तो गैप हमारा सेम आ गया, तो हमारा सॉल्व हो गया। कह रहा है कि 7 वर्ष बाद, यानी ये 5 साल बाद कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है गैप, 7 साल का दिया है, तो इससे कितना गुना जाते, तो इससे 7/5 गुना जाते, तो इससे 7/5 गुना जाते। तो हमसे पूछा है कि रमेश की वर्तमान आयु, तो रमेश की वर्तमान आयु ये भी 5 नहीं होगी, इससे 7/5 गुना जाते होगी, यानी 5 से 5 कट गया है 7, ये इसका आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस हमें अंतर बराबर करना है। आगे हमारा प्रश्न दे रखा है, तीसरा 3 दे रखा है, कह रहा है कि 40 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत। तो अभाज्य संख्या हमको पता है वो संख्याएं जो केवल खुद से कटें या 1 से कटें। तो 40 के बाद 41 हो गया, 41 के बाद 43, 43 के बाद 44 45 47 48 49 50 51, फिर 52 53। तो 40 और 80 के बीच इतनी अभाज्य संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 अभाज्य संख्याएं हैं, इसमें से एक नहीं है कोई। तो टोटल 10 अभाज्य संख्याएं हैं। जब इन 10 को हम जोड़ेंगे, आपस में जोड़ेंगे, तो ये आएगा 5 9 4, 5 9 4 आएगा। और क्या करेंगे, 10 अभाज्य संख्याएं, तो 10 से इससे भाग देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा, तो 5 9.4। ठीक है, यानी 59.4 ये इसका आंसर आएगा। तो बस यही इसमें करना था। देखो आगे प्रश्न हमारा यहाँ पे दे रखा है, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 4 दे रखा है, ध्यान से देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि 7, एक नंबर दे रखा है 7 5 0 पी और क्यू। कह रहा है कि 750 पी क्यू दे रखा है। कह रहा है कि ये नंबर 3 7 और 11 से विभाज्य है, तो P+2Q का मान हमें बताना है, P+2Q का मान हमें बताना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। देखिए इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले ये 3 7 11 दे रखा है ना, तो इनका एलसीएम हम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जानते हैं क्या आएगा, 7 3 21, 11 कम 11 11 दूना 22, 11 कम 11 11 दूना 22 23, यानी 231 आएगा। इनका एलसीएम 231 आएगा। ठीक है, इनका एलसीएम आ गया 231। अब ये जो नंबर दे रखा है 750 दे रखा है, और यहाँ पे पी दे रखा है, यहाँ पे क्यू। तो हम क्या करेंगे, पी की जगह मान लेंगे 9, क्यू की जगह मान लेंगे 9। ठीक है, अपने मन से हम मार रहे हैं, ये इसका तरीका होता है। और जो हमारा एलसीएम आया 231, इसी से इसको हम भाग देंगे, तो देख रहे हैं 3 बार जाएगा, पहले 3 1 कम 3 3 3 9 3 2 6, तो यहाँ से आ गया 7, यहाँ बच गया 5,
अब यहाँ पे हमने उतार दिया 9, ठीक है। अब जाएगा 2 बार हमारा, तो 2 कम 2, 2 3 6, 2 दूना 4। अब यहाँ पे बच गया 7, यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे बच गया 1, अब गया 9 बार, ठीक है। तो अब जाएगा हमारा 5 बार, 5 बार लेके जाते हैं, तो 5 कम 5, 5 15 के 5, 5 10 11, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम घटाएंगे, तो यहाँ से आ गया 4, यहाँ से आ गया 2, यहाँ से आ गया 4, यहाँ से आ गया 2, तो 24 हमारा शेष आ गया, 24 हमारा शेष आ गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, जो हमने नंबर माना है यहाँ पे, जो हम नंबर माने हैं 7 5 0 9 9, जो हम ये नंबर माने ये वाला, इसी में से 24 को माइनस कर देंगे, 24 को माइनस करेंगे तो ये 24 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 5, ये आ गया 7, ये आ गया 0, ये आ गया 5, ये आ गया 7, ठीक है। अब ये जो हमारा नंबर आया, ये नंबर जो आया ये हमारा 7 5 0 7 5, इसको हम इससे तुलना करेंगे, तो 7 की जगह 7 है, 5 की जगह 5 है, 0 की जगह 0 है, पी की जगह 7 हो गया, यानी पी बराबर हो गया 7, और क्यू बराबर हो गया हमारा, सॉरी ये पी बराबर हो गया 7, क्यू बराबर हो गया हमारा 5, ठीक है। क्यू बराबर हो गया हमारा 5। तो हमसे पूछा क्या है, तो हमसे p + 2q का मान पूछा है, p + 2q का मान पूछा है, तो p है 7 और q है 5, तो 5 दूना 10 और 7 17, ये इसका आंसर है, 17 इसका आंसर आएगा। इसको ऐसे ही सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझा पाया हूँ। 5वां प्रश्न है हमारा, जो कि सरलीकरण का और बेहद आसान प्रश्न है, आप लोगों ने कर लिया होगा। तो हमारा 6वां प्रश्न है, कह रहा है कि 4 घंटियां 6 8 9 10, 6 8 9 और 10, 6 8 9 और 10 के अंतरालों पर बजती हैं। सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजती हैं। अब कितने मिनट पश्चात वे फिर से एक साथ बजेंगी, कितने मिनट के पश्चात वे फिर से एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे, इसका एक तरीका है, इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम आएगा 8 × 9 × 5, यह आ गया एलसीएम हमारा। तो 8 5 40, 9 4 36, आ गया 360, आ गया 360, तो 360 सेकेंड आ गया हमारा, इसका एलसीएम 360 सेकेंड आ गया। तो हमसे पूछा है कि अब कितनी मिनट के पश्चात वे फिर से एक साथ बजेंगी, तो 360 को हम क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे, तो ये हमारा मिनट आ जाएगा, तो ये आ गया 6, तो यही इसका आंसर है 6, ठीक है। 6 मिनट के पश्चात ये एक साथ बजेंगी। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि पी और क्यू के लाभ का अनुपात 5:8 है। पी और क्यू के लाभ का अनुपात 5:8 है। यदि उनकी निवेश समय अवधि का अनुपात 3:5 है, तो उनका निवेश बताना है। तो एक चीज मैं बता दूं कि कभी भी ध्यान रखना है, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है समय गुणे निवेश, समय गुणे निवेश, लाभ बराबर होता है समय गुणे निवेश। तो लाभ हमारा दे रखा है 5/8, यानी 5:8 दे रखा है। समय हमारा दे रखा है 3:5, 3:5 यानी 3/5 दे रखा है। निवेश हमसे पूछा है, तो निवेश हम मान लेते हैं, निवेश मान लेते हैं P × Q, निवेश मान लेते हैं P × Q, ठीक है, या N1 N2 मान लेते हैं, जो भी आप चाहो मान लो इन दोनों में से, ठीक है, गुणे। तो N1 N2 का अनुपात हमसे पूछा है, ठीक है। तो बस सॉल्व कर लीजिए, ये 25 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा, तो 25/24 बराबर आ गया N1 N2, तो हमारा अनुपात आ गया 25:24। अब ऑप्शन नंबर जिसमें है, ऑप्शन नंबर डी में होगा, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न कह रहा है कि चावल की कीमत में 20% की कमी से एक व्यक्ति 450 रुपये में 50 किलोग्राम चावल अधिक प्राप्त करता है, तो प्रति किलोग्राम चावल का वास्तविक मूल्य। देखो इसका एक तरीका है, ये जो 50 किलोग्राम अधिक चावल करता है, तो हम मान लेंगे 50 बराबर 450 का 20% निकालेंगे, 450 का 20% निकालेंगे, तो 20% निकालेंगे 450 का, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 90, ये आ गया 90। तो 1 यूनिट का मान हम यहाँ से निकालेंगे, 1 यूनिट का मान, तो 90/50, 90/50, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 1.8, ये 1.8 आ गया। ये पता है, ये जो मूल्य आया है, ये जो मूल्य आया है, ये घटा हुआ मूल्य है, यानी पहले वाला मूल्य है, पहले वाला मूल्य है। और कह रहा है कि चावल की कीमत में 20% की कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है चावल के मूल्य में। 20% की कमी का मतलब 1/5, यानी 5 पे 1 की कमी, यानी पहले कोई चीज़ 5 रुपये की रही होगी, अब वो हो गई 4 रुपये की, अब वो हो गई 4 रुपये की। और इसी 4 का मान हमें दे रखा है 1.8, इसी 4 का मान हमें दे रखा है 1.8, तो इसे कितना गुना जाते हैं, 1.8/4। तो हमसे 5 का मान पूछा है, तो 5 का मान भी कितना हो जाएगा, 5 × 1.8/4। तो हम निकाल लेंगे 18×5 90, यानी 9/4, तो 4 दूना 8.25, ये इसका आंसर है, ठीक है। इसको ऐसे ही सॉल्व करना था। आई होप कि आपको समझ में आया हो। आगे हमारा प्रश्न है, मैं यही भी बताता हूँ, छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं है। प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है कि 30%, कह रहा है कि रिया 30% की छूट या 25% और
5% की छूट। कह रहा है कि रिया 30% या 25 और 5% की लगातार छूट के बीच निर्णय नहीं कर सकी। दोनों को 3,840 की खरीदारी पर दिया गया। दोनों छूट के बीच का अंतर। कह रहा है कि रिया ने इतने का छूट दिया, एक एकल छूट दिया और इतने की दो छूट दी, 25 और 5 की दो छूट दी। तो इनके बीच का अंतर हमें बताना है। तो हम पहले यहाँ से एकल छूट निकाल लेते हैं। तो हमको एकल छूट पता है कि आपको क्या होता है, x + y + xy बटे 100 होता है। ठीक है, ये एकल सूत्र का सूत्र होता है। तो 25 और 5 30 और 25 गुणे 5 125 30 माइनस 125 बटे 100, तो यह आ जाएगा 1.25। ठीक है, ये दशमलव हट जाएगा। तो ये इस 1.25 को इसमें से माइनस करेंगे, 1.25 को इसमें से माइनस करेंगे, तो ये आएगा 5, यह आएगा 7, यह आएगा 8 2, यानी ये कुल छूट आ गई हमारा 28.75 और टोटल एक छूट ये, यानी इनके बीच का अंतर पूछा है। तो हम 30 में से 28.75 को माइनस कर देंगे, तो यह आएगा 5, यह आएगा 2, यह आएगा 1.25 का अंतर है। यानी इनके बीच में 1.25 का अंतर है, जो कि हमें पैसे में बताना है। तो जो हमारा धन दे रखा है, 3,840, इसी का हम 1.25% निकाल लेंगे, 1.25% निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और जब मैंने निकाला था तो इसका आंसर आया था 48। तो आप भी निकाल के देख सकते हो, इसका गुणा करोगे तो कट पिट के 48 बचेगा। ठीक है, आप काट के देख सकते हो। तो ये इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 दे रखा है। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 26 साल में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, तो कितने साल में स्वयं की 5 गुनी होगी। कह रहा है कि कोई राशि है जो स्वयं की तिगुनी हो जाती है, यानी मान लेते हैं कि वो 1 है तो 1 का 3 गुना 3 हो जाता है। कितने साल में, 26 साल में। तो कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 की वृद्धि हो रही है। 2 की वृद्धि हो रही है कितने साल में, 26 साल में। 2 की वृद्धि हो रही है 26 साल में। ठीक है, 2 की वृद्धि हो रही है 26 साल में। कह रहा है कोई धन 26 साल में खुद का 3 गुना यानी 2 की वृद्धि हो जा रही है। तो कह रही खुद का 5 गुना, खुद का 5 गुना। तो मान लेते हैं अगर खुद का 5 गुना यानी 1 का 5 गुना होगा तो कितने की वृद्धि हो रही है, 4 की। 4 की वृद्धि हो रही है। तो अगर 2 26 साल में तो 4 कितने साल में, तो 2 से गुणा कर देंगे इधर, तो 2 से इधर भी गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 26 दूना 52 साल में। तो इसका आंसर आ गया 52 साल। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है। कह रहा है कि एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर 1200 में बेचा जाता है। कलाई घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सबसे पहले तो मैंने इसको आंसर से निकाला था, मैंने ऑप्शन नंबर 8 ट्राई किया था तो हो गया था, और ये सवाल मैं कई बार लगा चुका हूँ। तो मान लेते हैं कि घड़ी का क्रय मूल्य x है, घड़ी का क्रय मूल्य x है, और उस कह रहा है कि घड़ी उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पे, यानी घड़ी का क्रय मूल्य x है प्लस क्रय मूल्य के बराबर लाभ पे, यानी क्रय मूल्य का x% निकालना, x%, यानी क्रय मूल्य का ही बराबर लाभ पे, यानी x% का लाभ हो रहा है। x पे x% का लाभ का मान हमें दे रखा है 1200 दे रखा है। ठीक है, तो बस हमें इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो। ये हो गया 100x प्लस x², ये उधर जाएगा तो इधर आएगा, जब ये आएगा तो 12 00 बराबर 0। तो हमको पता है कि x² प्लस 100x माइनस 1200, ठीक है, बराबर 0। तो अब हमें इसको ऐसे तोड़ना है, इसको ऐसे तोड़ना है कि ये 1200 हो जाए और ये 100 आ जाए। ठीक है, गुणा करने के बाद 1200 आना चाहिए, जोड़ने घटाने के बाद 100 आना चाहिए। तो हमारा समीकरण है, हमको पता है कि x² प्लस अगर हम कर दे 400x माइनस 300x, तो देखो 300 और 400 का गुणा करने के बाद 12, ये आ जाएगा संख्या, और घटाने के बाद हमारा 100x आ जाएगा माइनस 1200 बराबर 0। अगर आपको डायरेक्ट पता होगा तो यहाँ से मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, लेकिन आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हम अगर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 400, यहाँ से हम 300 कॉमन लेंगे माइनस 300, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस यहाँ से 400 प्लस 400, ठीक है, बराबर 0। तो एक क्वेश्चन में आ गया हमारा x प्लस 400, दूसरे क्वेश्चन में आ गया x माइनस 300 बराबर 0। तो यहाँ पे x प्लस 400 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से आएगा x का मान आ जाएगा, यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस 400, और यहाँ से x का मान आ जाएगा 300। तो हम कभी भी माइनस वाले को नहीं लेते हैं, हमेशा प्लस वाले को लेते हैं। तो वो धन आ गया हमारा 300। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं या ऑप्शन से भी करते हैं, एक और तरीका है लेकिन वो थोड़ा सा समझा नहीं पाऊंगा बस। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। देखो ये प्रश्न पूछना नहीं चाहिए, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन थोड़ा सा बस कैलकुलेशन है, बाकी कुछ है नहीं। कह रहा कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 7500 का भुगतान 3 वर्षों में समान वार्षिक किस्तों में जमा किया जाना है। हर किस्त की राशि बताना है। जो चक्रवृद्धि ब्याज है हमारा वो 5% है, दर हमारा 5% दे रखा है, और मूलधन हमारा दे रखा है 7500, और टाइम हमारा दे रखा है 3 साल।
तो हम इसको चेंज करेंगे तो आएगा 1/20, 1/20 आएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि पहले साल वो जो किस्त देगा पहले साल, इसका एक तरीका होता है, जो पहले साल किस्त देगा वो 20 पे 21 का देगा, यानी 20 का धन 21 रुपये देगा, 21 रुपये देगा। अब किस्त में पूछा है ना, तो दूसरे साल जो किस्त होगा इसी का वर्ग हो जाएगा, यानी कि 400 हो जाएगा और ये 441 हो जाएगा, 21 का वर्ग करेंगे तो 441। तीसरे साल क्या होगा, इसका क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा 20 का, यानी कि 8000 हो जाएगा, और 41 का क्यूब 9261 हो जाएगा, ठीक है। किस्त दे रहा है तो पहले साल 20 पे 1 का ब्याज, यानी 20 हो गया 21। फिर दूसरे साल किस्त में है ना, तो इसका वर्ग हो जाएगा 400 और इसका वर्ग होगा 441। तीसरे साल इसका क्यूब हो जाएगा तो 8000 और इसका क्यूब होगा तो 9261, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सबको बराबर करना होगा। ये जो धन कह रहा है कि समान किस्तों में दे रखा है, तो हम देख रहे हैं ये तीनों बराबर नहीं है, तो इसको बराबर करने के लिए हम यहाँ पे 4 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 21 से गुणा करेंगे और इसमें 1 से गुणा करेंगे, तो ये तीनों बराबर हो जाएंगी। तो ये तीनों आ जाएगा 9261, 9261, ये आ गया 9261। और जब इधर हमने 4 1 से गुणा किया तो इधर भी 4 1 से गुणा करना पड़ेगा, 4 1 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें भी 4 1 से हम गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 2 चौको 8, सॉरी 2 8 8। अगर हमने यहाँ पे 21 से गुणा किया तो यहाँ भी 21 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 00 4 4 दूना 8। अगर हमने यहाँ 1 से गुणा किया तो ये 8000 रहेगा। तो अब इसको जोड़ेंगे हम, तो ये आएगा हमारा, तो जब हम इन तीनों को 8820, 8400, 8000 को जोड़ा तो हमारा आ गया 25220। इसको जोड़ा हमने तो आएगा 21783, ठीक है। तो क्वेश्चन में इसी का मान हमें दे रखा है, क्वेश्चन में इसी का मान हमें दे रखा है 7500, तो इसका मान हमें दे रखा है 7500, ठीक है, बटे में 25220 का मान दे रखा है, और हमसे पूछा है 21783 का मान, 21783। किसी एक किस्त का मान पूछा है ना, तो यहाँ से हम एक ही किस्त का मान निकाल लेते हैं, 9261 करेंगे, गुणे 9261 करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो अब तो इसको आप सॉल्व कर ही सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, जो कि बेहद आसान है। प्रश्न नंबर कह रहा है कि ए और बी किसी काम को, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, और सी प्लस ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं एक ऐसा नंबर लेते हैं जो इन तीनों से कट जाए, तो नंबर है हमारा 60। तो अगर ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो हर दिन 5 काम करते होंगे, इसी तरह ये हर दिन 4 काम करते होंगे, और ये हर दिन 20 3 60 3 काम करते होंगे, ठीक है। तो हम टोटल काम निकाल लेते हैं कि ये सब मिलकर कितना काम करेंगे। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 2A 2B 2C, ये आएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C बराबर 5 4 9 3 12, यानी ये मिलकर एक दिन में 12 काम करेंगे। तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो A प्लस B प्लस C 2 कॉमन आएगा, फिर 2 से इसको हम काट देंगे तो 2 6 का 12 आ जाएगा, यानी A प्लस B प्लस C मिलकर तीनों एक साथ एक दिन में 6 काम करते हैं। प्रश्न में कहा है कि यदि तीनों मिलकर काम करें तो टोटल काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो टोटल काम है हमारा 60 और तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं 6 काम, तो ये काम हो जाएगा 10 दिन में खत्म। तो ये आंसर है 10, ठीक है, इसका आंसर आएगा 10 दिन। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, कह रहा है कि 15 नल एक टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं। 15 नल एक टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं, और 1 घंटे में टंकी भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी। तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, कितने टंकों की आवश्यकता होगी, तो मान लेते हैं टी टंकी की आवश्यकता होगी। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो 15 चौको 60, 4 9 36, तो टी बराबर आ गया 4 9 36 9, यानी 9 नलों की आवश्यकता होगी, तो इसका आंसर आ गया 9। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, पुलिस चोर वाला है। कह रहा कि एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर दूरी पर एक चोर को देखा, 300 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा। पुलिसकर्मी ने, पुलिस यहाँ है, चोर यहाँ है। पुलिसकर्मी ने चोर को 300 मीटर की दूरी पर देखा, चोर भागने लगा, पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा था। चोर और पुलिसकर्मी 8 और 9, तो चोर 8 की स्पीड से भाग रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रहा है, और पुलिस उसे 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ा रहा है, ठीक है। ये इधर भाग रहा है, ये इधर दौड़ा रहा है। कह रहा है कि 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी है, 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी है। तो देखो ये इधर भाग रहा है पुलिस और ये इधर भाग रहा है, दोनों एक ही तरफ भाग रहे हैं, तो ये हर घंटे 1 किलोमीटर ज़्यादा भाग रहा है। पुलिस हर घंटे 1 किलोमीटर ज़्यादा भाग रहा है, ये 8 भाग रहा है, ये 9 भाग रहा है, तो हर घंटे 1 किलोमीटर ज़्यादा भाग रहा है। तो हम देखेंगे 3 मिनट तक ये कितनी दूरी भागेगा, 3 मिनट तक। तो एक है हमारा आंसर दे रखा है 1 किलोमीटर आ गया ना, तो 1 किलोमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से हम गुणा कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। और कितने समय के लिए, देखो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय।
तो हमें दूरी निकालना है, तो समय का इसमें गुणा कर देंगे, तो हम समय हमारा दे रखा है 3 मिनट, तो 3 मिनट को हम क्या करेंगे सेकेंड में चेंज करेंगे, तो 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 36 18 आ गया, 18 ये आ गया 50, यानी 3 मिनट में ये पुलिस 50 मीटर भागेंगे, इनके बीच की दूरी 3 मिनट में 50 मीटर कम होगी। तो पूछा है कि 3 मिनट के बाद उनकी दूरी, तो ऐसे तो दूरी 300 है, लेकिन जब ये 50 मीटर 3 मिनट में चल लेंगे तो दूरी केवल 250 बचेगी, तो उनके बीच की दूरी रह जाएगी 250, ठीक है। तो यही इसका आंसर है कि 250 दूरी रह जाएगी 3 मिनट के बाद। आगे प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि 16 कह रहा है कि यदि मूल्य में 24% की कमी की जाती है तो उपभोग में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए। मान लेते हैं, देखो भाई यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि उपभोग में कितने % की कमी की जानी चाहिए। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो हमारा कुल खर्च होता है, खर्च क्या होता है, मूल्य गुणे उपभोग यानी कि खपत, मूल्य गुणे उपभोग, यानी कि देखो, अगर मैं एक आम का दाम 5 रुपये, अगर मैं 2 आम खाता हूँ तो कितने खर्च होगा, 10 रुपये खर्च होगा ना। तो यही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, खर्च बराबर होता है कि कितने रुपए की कोई वस्तु है और हम कितना खा रहे हैं। तो देखो मूल्य क्या हो रहा है, 100, जो मूल्य है वो 24% की कमी हो रही है, यानी 100 रुपये था कोई चीज़, अब वो 76 रुपये हो गया, 24% कम 76 रुपये हो गया, ठीक है। तो देखो खपत इसका उल्टा है, खपत इसका गुणे में उल्टा है, तो उपभोग में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा उपभोग है, इसी को हम उल्टा मान लेंगे, तो 76 पे कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए। कह रहा है कि उपभोग में कितने % की वृद्धि की जाए ताकि व्यय अपवर्तित रहे, यानी कह रहा है कि जो खर्च है हमारा, अगर उसे अपवर्तित नहीं करना है, यानी ये ना बदले, तो इसमें हमें कितने की वृद्धि करनी चाहिए, तो 76 पे 24 की वृद्धि करनी चाहिए, 24 पे वृद्धि करनी चाहिए, ठीक है। और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दिया मैंने, तो इसको आप निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही था, इसमें कुछ करना नहीं था, आप निकाल भी सकते हो। तो 4 छके 24 और 4 एकम 4, सॉरी 19 हो गया, 1976। अब इसको आप 19 का 57 और 3 बच गया, 31 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 31 दशमलव कुछ ये आ रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। बाकी आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17। देखो कुछ नहीं है, बस फार्मूले पे आधारित सब कुछ है, सब चीज़ें फार्मूले पे हैं। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के आकार के मैदान का परिमाप 800 दे रखा है। परिमाप हमको पता है कि समचतुर्भुज की 4 भुजाएं बराबर होती हैं, इसे हम समचतुर्भुज बोलते हैं। कह रहा है कि 4a यानी इसकी 4 भुजाएं बराबर होती हैं, तो परिमाप हमारा दे रखा है 800। तो ए का मान हमने यहाँ से निकाल लिया 200, ए का मान आ गया 200, यानी हमारी हर भुजा आ गई 200 मीटर की, हमारी भुजा की लंबाई आ गई 200। कह रहा है कि और इसका एक विकर्ण दे रखा है 240, इसका विकर्ण दे रखा है 240, एक विकर्ण यानी D1 यानी डायमीटर का मान 240 दे रखा है, ठीक है। कह रहा है कि मैदान का क्षेत्रफल, तो मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें D2 का मान निकालना होगा, यानी दूसरे डायमीटर का मान निकालना होगा, इसका मान हमें निकालना होगा। तो एक चीज़ आपको पता है कि यहाँ पे होता है, एक फार्मूला होता है, बस इसमें सूत्र पता होना चाहिए कि 4a² बराबर D1² प्लस D2², ठीक है। ये सूत्र होता है, इसी पे हम रख के D2 का मान निकाल लेंगे। तो निकाल लेते हैं हम लोग। तो a² की जगह हम 200 रखेंगे, तो 400, 4 गुणे 4 1600, 16 1 2 3 4 बराबर D1 का मान दिया है हमारा 240, तो 276 का हम ओवर करेंगे तो 576 होगा, 24 का ओवर करेंगे तो 576 1 जो प्लस D2 का मान हमें निकालना है, ठीक है, D2²। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो 0 0 6 7 5, इसको माइनस कर देंगे तो ये D2 का मान आ जाएगा, D2² का मान आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 0 0 4 2 0 1024। तो हम देख रहे हैं ये 1024 32 का ओवर होता है, 32 का, तो ये यानी D2 बराबर आ गया हमारा 320, क्योंकि ये 32 का वर्ग होता है और 2 जीरो, तो ये 320 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा D2 का मान, यानी डायमीटर 1 और डायमीटर 2 दोनों विकर्ण का मान आ गया। तो समचतुर्भुज का एक सूत्र होता है, जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, एरिया का सूत्र होता है, वो होता है 1/2 गुणे D1 गुणे D2, यानी दोनों डायमीटरों का गुणा, ठीक है। तो 1/2 D1 का मान दे रखा है 240 गुणे D2 का मान आ गया 320। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 2 दूना 4, सॉरी 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो गुणा कर देंगे तो 0 12 24 के 4 बातें 36 36 और 2 38, 3840, यहाँ पे डबल 0 रहेगा, ठीक है। 38,400, ये इसका आंसर है 38,400, ठीक है। तो आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 18।
कह रहा है कि माना शांत जल में नाव की चाल शांत जल में नाव की चाल दे रखा है, यानी x का मान दे रखा है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल दे रखा है 5, यानी y का मान धारा की चाल दे रखा है 5। कह रहा है नाव को धारा की दिशा में, यानी नाव को धारा की दिशा में, यानी जिधर नाव जा रही है उधर धारा भी जा रही है, यानी ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये दोनों जुड़ के आ गया 22, ठीक है, यानी x प्लस वाई का मान आ गया 22, ठीक है। कह रहा है कि 110 किलोमीटर दूरी, तो 4 बराबर होता है दूरी बटा समय, तो समय हमें बताना है, तो 110/22, 110/22, तो 11 कम 11, 11 दूना 22, 2 5 10, ये आ गया 5, इसका आंसर आ गया 5, ठीक है। तो 5 घंटे में 110 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में नाव तय कर लेगी। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, यहाँ पे आपको बता देता हूँ। कह रहा है कि एक पेट्रोल टैंक की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर और गहराई 10 मीटर है। पेट्रोल को पूरी तरह से भर जाने पर उसमें कितने लीटर पेट्रोल समा सकता है। मतलब हमें दे रखा है घनाभ, हमें दे रखा है घनाभ, ये हमें घनाभ दे रखा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई का मान दे रखा है। तो हमको पता है घनाभ का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो हम निकाल लेंगे। तो हमारे दे रखा है 50 गुणे 25 गुणे 10, तो हम यहाँ से इसका मान निकाल लेंगे। तो 25 125 ये आ गया 50 25 125 गुणे 2 0 आ गया, ठीक है। तो हमसे पेट्रोल की क्षमता पूछा है कितना लीटर होगा, तो 1 मीटर क्यूब बराबर दे रखा है कोष्टक में 1000 लीटर, ठीक है। तो ये आ गया 125 मीटर क्यूब, तो हम इसमें 1000 से गुणा कर देंगे, यानी 3 0 और लगा देंगे, तो ये इसका आंसर है। तो जिस ऑप्शन में ये दिया होगा वही उसका आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में ये दिया है, तो ये इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 20 है हमारा और लास्ट सवाल है, प्रश्न नंबर 20 और हमारा लास्ट सवाल है। कह रहा है कि मिश्र धातु में 32% तांबा, 24% निकल और बाकी जस्ता है। मतलब तांबा, निकल, जस्ता, 3 चीज दे रखा है, तांबा निकल जस्ता। कह रहा है कि ये 32% है और ये 24% है, तो ये कितना होगा, तो 32 और 24 को जोड़ेंगे हम, तो ये आ जाएगा 6, ये 5 56, तो 100 में से 56 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4, 44 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 44% जस्ता हो गया, ठीक है। कह रहा है कि 12 किलोग्राम मिश्र धातु में कितना जस्ता मौजूद है। 12 किलोग्राम मिश्र धातु में कितना जस्ता मौजूद है, तो हम पहले यहाँ से इसका अनुपात निकाल लेते हैं। 4 8 32 अनुपात 4 से 24 अनुपात 11, तो हम इसको जोड़ेंगे तो 8 से 14 25 आ रहा है, इसको हम जोड़ेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। 25 आएगा, इसी 25 का मान हमें 12 दे रखा है, इसी 25 का मान हमें 12 देखा है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 12/25। तो हमसे पूछा है जस्ता का मान, तो जस्ता का मान कितना है 11, तो गुणे 11 कर देंगे, ठीक है, गुणे 11 कर देंगे, तो आ गया हमारा 11 दूना 22 के 2, 11 कम 11 2 13 बटे में 25, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 4 दूना 8, 4 3 12 के 2, 4 कम 4 5, 52.8, ये इसका आंसर है 52.8, ठीक है। 52.8 kg यही इसका आंसर होगा। तो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है।